हेलो, क्या आवाज आ रही है आपको? ठीक है, आवाज आ रही, सुन पा रहे हैं आप? हेलो, पहले कंफर्म तो कीजिए, आवाज आ रही नहीं आ रही, तब तो आगे बढ़ें। आ रही सर। तो क्वेश्चन पेपर किया था आपने जो भेजा था? जो क्वेश्चन पेपर भेजा था ये आपने ट्राई किया था? फिजिक्स केमिस्ट्री के क्वेश्चन कुछ किए होंगे। ईशा सक्सेना, ये सर किए कितने कर लिए? कहाँ तक हो गए मैथ में? तो 15 के आसपास किए थे। बन रहे थे कुछ? ये ये पूछ, सर बने थे। आपको मालूम चला होगा पेपर देखने पर कि ये सारा का सारा सिलेबस कक्षा 8, 9, 10 या 6, 7, 8, 9, 10 ऐसा कह सकते हैं, 6, 7, 8, 9, 10 क्लास का है। तो ऐसा ही पूछा जाता है। और प्रतीक्षा को फॉर्म भरना था, भर लिया फॉर्म? सर अभी नहीं भरा, भर दे रहे। तो मुझे बताएं, पहले 10 क्वेश्चन में 51, 52 से लेकर 60 तक में कोई क्वेश्चन बताना है? 51 से लेकर 60 तक कोई भी बताना हो, जिसने लगाए हो ना बना हो तो पूछ सकते हो। कहीं कोई डाउट हो, कुछ समझना हो तो वो भी बता सकते हो, पूछ सकते हो। 50 से सर 60, 55। 55। चलो 55 बताते हैं। ये है 55। तो 55 क्वेश्चन करने से पहले एक बार इसको पढ़ लेते हैं, और फिर आपको ये पता होना चाहिए कि 55 क्वेश्चन को करने के लिए आपको कक्षा 10 में एक थ्योरम पढ़ाई गई होगी, जिसका नाम होता है बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। उसकी चर्चा कर लेते हैं थोड़ा, ठीक है? तो चलो शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 55 करना है, लेकिन उस क्वेश्चन को करने से पहले डायरेक्टली क्वेश्चन ना करके पहले हम उस क्वेश्चन में क्या उपयोग होना है वो पढ़ेंगे, फिर क्वेश्चन करेंगे। तो आपका वो थ्योरी भी कंप्लीट हो जाएगी और साथ में कंसेप्ट भी, ठीक है? तो क्वेश्चन आप पढ़ रहे होंगे यदि, तो उसमें लिखा है कि इन द गिवन फिगर डी ई पैरेलल टू बी सी, डी ई अपॉन बी सी दिया है, ए डी अपॉन बी सी निकालना है। तो आपको मालूम होना चाहिए कि यदि कोई एक ट्राइंगल है, यदि कोई एक क्या है, ट्राइंगल है, कोई भी ट्राइंगल है, नामकरण में यही रख देता हूँ, ए बी सी। आपको इस समय बोर्ड पर क्या दिख रहा है? ब्लैक बोर्ड दिख रहा होगा, ठीक है? और ये स्केल इतनी बड़ी आ गई है, इसको कैसे बनाया? चलो इसको हटा दें। और दूसरी बात है कि ये बी सी एक ट्राइंगल है, ट्राइंगल ए बी सी एक ट्राइंगल है। कोई भी ट्राइंगल हो सकता है, एक्यूट एंगल ट्राइंगल, ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल, राइट एंगल ट्राइंगल,
आइसोसेलेस ट्राइंगल, स्केलेन ट्राइंगल और इक्विलेटरल ट्राइंगल। लेकिन ये कोई भी हो सकता है। 6 प्रकार के होते हैं टोटल, 3+3, 3+3। 3 होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ एंगल, ऑन द बेसिस ऑफ एंगल, और 3 होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ साइड्स, ऑन द बेसिस ऑफ साइड के आधार पर होते हैं और एंगल के आधार पर होते हैं। एंगल के आधार पर कौन कौन होते हैं, क्या बता सकते हैं मुझे आप? एक का नाम होता है एक्यूट एंगल ट्राइंगल, दूसरे का नाम होता है ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल, और तीसरे का नाम होता है राइट एंगल ट्राइंगल। इसी तरीके से साइड के आधार पर कौन कौन होते हैं? इक्विलेटरल ट्राइंगल, दूसरा आइसोसेलेस ट्राइंगल, और तीसरा स्केलेन ट्राइंगल, स्केलेन ट्राइंगल। ठीक है, तो ये 6 ट्राइंगल में से, इन 6 ट्राइंगल में से कोई भी हो सकता है। ये ABC सभी के लिए वैलिड है जो बताने जा रहे हैं। ABC एक ट्राइंगल है। अब मान लीजिए थोड़ी देर के लिए यहाँ पर BC क्या है? बेस है। थोड़ी देर के लिए इसको मान लेते हैं, BC क्या है? बेस है। यदि ये बेस है तो इस ये BC जो लाइन है, ये बेस है, तो इसके पैरेलल एक दूसरी लाइन खींचते हैं, इसके पैरेलल एक दूसरी लाइन खींचते हैं। वो लाइन कैसी है? पैरेलल है। इस लाइन का क्या नाम है? L। ये जो लाइन L है, ये कैसी है? पैरेलल है किसके? BC के। ऐसा है इफ L इज पैरेलल टू BC। और ये लाइन उस साइड है जिस साइड ट्राइंगल ABC की दोनों साइड को इंटरसेक्ट कर रही है। होने के लिए तो ये लाइन यहाँ पर भी हो सकती है इस तरीके से, लेकिन यहाँ होने का कोई मतलब नहीं है। ठीक है, तो ये जो लाइन है इस BC के उस साइड है जिस साइड बाकी 2 साइड हैं, बाकी 2 साइड को कट कर रहे हैं। कहाँ पर कट कर रहे हैं? ये कर रहे हैं, एक यहाँ पर कट कर रहा है और एक यहाँ पर। इसका नाम मान लीजिए थोड़ी देर के लिए रख देते हैं D, और इसका क्या रख देते हैं? E। तो मतलब देन ट्राइंगल ADE एंड ट्राइंगल ABC ये कैसे होते हैं? सिमिलर। कैसे होते हैं? सिमिलर का साइन कैसा होता है मालूम है आपको? ऐसा। सिमिलर का क्या मतलब होता है, क्या आप मुझे बता सकते हैं? ये साइन किसका है? ये साइन है आपका सिमिलरिटी का। सिमिलर 2 शब्द होते हैं, आपने यदि ध्यान से पढ़ा हो कक्षा 10 में, तो 2 शब्द होते हैं। वो 2 शब्द क्या होते हैं? एक होता है सिमिलर होना, और एक होता है कॉन्ग्रुएंट होना। कॉन्ग्रुएंट होता है, नहीं होता है? तो सिमिलर और कॉन्ग्रुएंट में मुझे अंतर बता सकते हो आप? 2 में से कोई भी। सिमिलर और कॉन्ग्रुएंट में अंतर बता सकते हो? इसे सेक्शन है। सिमिलर का क्या मीनिंग होता है? पूरा का पूरा चैप्टर होता है हाई स्कूल में। प्रतीक्षा आप ही बताएं। हाँ या ना, कुछ तो बताएंगे। सिमिलर का मतलब होता है शेप। 2 चीजें होती हैं, शेप SHAP, और साइज। ये दोनों, शेप और साइज, इसको आप आगे पीछे लिख लेना चाहिए था। चलो एक सेकेंड, यहाँ लिख देते हैं शेप, यहाँ पर लिख देते हैं साइज।
कॉन्ग्रुएंट होने के लिए शेप भी एक जैसी होनी चाहिए, मतलब ट्राइंगल ट्राइंगल के सिमिलर कॉन्ग्रुएंट होगा, रेक्टेंगल रेक्टेंगल के, है नहीं। कोई भी दो चीजें होंगी तो उनका शेप एक जैसा होना चाहिए और साइज फैक्टर भी एक जैसा होना चाहिए, तभी वो कॉन्ग्रुएंट कहलाएंगे। यदि सिमिलर होना है तो सिमिलर के लिए क्या जरूरी है कि शेप तो एक जैसा हो, लेकिन साइज जरूरी नहीं है कि एक जैसी हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है। एग्जाम्पल के लिए आप ऐसे समझ लें, इनमें अंतर समझना बहुत जरूरी। आप फोटो खिंचाने गए अपनी स्टूडियो में जब जाते हैं फोटो खिंचाने के लिए, तो आप अच्छे स्टूडियो में जाएंगे तो वहाँ देखेंगे कि डिफरेंट साइज की फोटो फ्रेम रखे हैं, डिफरेंट साइज के पासपोर्ट साइज फोटो किसी व्यक्ति की, लड़का लड़की या कोई भी XYZ सेलिब्रिटी की फोटो बनी हुई वो रखे हुए है। फिर आपसे पूछता है किस साइज की बनवाना है, तो आप उसे साइज बता देते हैं कि ये हमें चाहिए, या बड़ी चाहिए, या छोटी चाहिए, या मीडियम चाहिए। आप फोटो कितनी बड़ी बनवाएं, कितनी छोटी बनवाएं। यदि फोटो बड़ो बनवाएंगे तो आपके शरीर का मतलब चेहरे का हर एक पार्ट उसी रेशियो में बड़ा बनेगा, नाक बड़ी बनेगी, कान बड़े बनेंगे, आंख बड़ी बनेगी। यदि आप छोटी बनवाएंगे तो उसी रेशियो में छोटी बनेगी। तो आपकी फोटो और आप एकदम सिमिलर हैं। सिमिलर होने का मतलब है शेप एक जैसा है, बिल्कुल शेप एक जैसा है, लेकिन साइज छोटी बड़ी हो सकती है। तो फोटो आपके बराबर थोड़ी बनाई उसने कि आपके बराबर बना दी, बराबर नहीं बनाई, छोटी बनाई। बड़ी भी बना सकता था, बराबर भी बना सकता था, इसलिए मैंने और लिखा है। कॉन्ग्रुएंट में क्या होता है, सेम शेप सेम साइज, ये लिख। एग्जाम्पल के लिए मैंने दो फिगर बनाए, चलो सबसे छोटा फिगर लेते हैं, जो गणित में सबसे छोटा फिगर होता है पॉइंट है, ये पॉइंट है, इसका नाम ए रख दिया। ये दूसरा पॉइंट है, इसका नाम बी रख दिया। तो मुझे आप ये बताएंगे ये दोनों पॉइंट क्या सिमिलर हैं? बोलेंगे नहीं तो मुझे कैसे रिस्पांस पता चलेगा? क्या ये दोनों पॉइंट सिमिलर हैं? मतलब सिमिलर होने के लिए जरूरी है कि उनकी साइज क्या होनी चाहिए, सेम। बस सेम हो भी सकती है और नहीं भी, शेप क्या होनी चाहिए, सेम। तो आपको यहाँ से पता होना चाहिए कि पॉइंट एक ऐसा ज्योमेट्रिक फिगर होता है जिसका कोई डायमेंशन नहीं होता है। इट है नो डायमेंशन मीन्स ना तो इसकी लंबाई होती है, लंबाई 0, चौड़ाई 0, ऊंचाई 0। अब ऐसा पॉइंट आप बनाएंगे जिसकी ना लंबाई है ना चौड़ाई है, तो क्या बना पाएंगे? और क्या बना लेंगे तो क्या दिखाई देगा? और नहीं दिखाई देगा तो फिर किसको पॉइंट कहेंगे? इसलिए पॉइंट एक काल्पनिक चीज है जिसको आप इमेजिन ही कर सकते हैं, बना नहीं सकते। लेकिन जो पॉइंट बना रहे हैं वो उसकी माइक्रोमीटर से यदि या माइक्रोस्कोप से देखोगे तो उसका कुछ ना कुछ साइज शेप जरूर मिलेगा, लंबाई चौड़ाई कुछ जरूर मिलेगा। लेकिन थ्योरेटिकली बात करें यदि हम, तो दो पॉइंट कैसे होते हैं, टू पॉइंट आर ऑलवेज सिमिलर। थ्योरेटिकली बात कर रही है, थ्योरेटिकली बात चलने का मतलब है कि उनकी लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई कैसी है पॉइंट की, सब 0 0। इसका मतलब उसकी साइज कैसी है ही नहीं है। इसका मतलब वो कैसे होंगे, कॉन्ग्रुएंट भी होंगे। तो सिमिलर भी होते हैं दो पॉइंट, और कैसे होते हैं, कॉन्ग्रुएंट भी होते हैं। थ्योरेटिकली ये बात चल रही है, लेकिन प्रैक्टिकली यदि बात की जाए, तो ये बनाने वाले के ऊपर करता है कि हो सकता है उसने पॉइंट ऐसा बनाया हो और एक पॉइंट ऐसा बनाया हो। तो पॉइंट कह रहा है एक पॉइंट ये है और दूसरा पॉइंट ये है, तो इनकी शक्ल देख के लग रहा है कि ये सिमिलर हुआ,
कॉन्ग्रुएंट होंगे। पॉइंट हैं लेकिन इनकी शक्ल देखकर लग रहा है कि ये इनकी नापतोल अलग अलग है, इसलिए ये सिमिलर कहलाएंगे बट कॉन्ग्रुएंट नहीं कहलाएंगे। प्रैक्टिकली 2 points are similar but may not कर दें, ये ज्यादा सही है। but may not congruent। कुछ समझ आ रहा क्या बता रहा हूं मैं? क्योंकि कुछ लोगों का पॉइंट कैसा होता है, बहुत लंबा चौड़ा पॉइंट होता है। ये पॉइंट है, ये क्या है? पॉइंट है। और एक ये भी पॉइंट है, एक ये भी पॉइंट है। तो पॉइंट से छोटी और कोई भी चीज नहीं होती है। अब पॉइंट से मिलकर बनता है क्या? लाइन। क्या बनता है? लाइन। तो हेडिंग डालते हैं लाइन। और इस लाइन में दो प्रकार की लाइनें आती हैं, एक ये लाइन है और एक ये लाइन है। ये क्या कहलाती है? कर्व लाइन। या क्या कहलाती है? स्ट्रेट लाइन। लाइन है तो एंडलेस होती है, इसमें तीर का निशान लगा होता है। ये लाइन की लंबाई बताएंगे कितनी होती है? इनफाइनाइट। हाँ, तो ये कुछ खास बातें हैं। लाइन की लेंथ जो होती है वो कितनी होती है? इनफाइनाइट। कैसे पता चलता है इनफाइनाइट होती है? इसमें ये तीर के निशान लगे हैं ना, ये लगे होना बहुत जरूरी है, ये तीर के निशान, और इसी को इनफाइनाइट कहते हैं। ठीक है, ये सिंबल है। इनफाइनाइट क्या है? सिंबल है, एक नंबर नहीं है। इट इज अ सिंबल which represent present which represent a very large, वेरी कहें, वेरी कहें, वेरी लार्ज नंबर, बहुत बड़ा नंबर को रिप्रेजेंट करता है। सिंबल है, सिंबल। ठीक है, इसलिए ये सिंबल है ना कि नंबर है। सिंबल है इसलिए ये मैथमेटिक्स के जो प्रॉपर्टीज हैं वो फॉलो नहीं करता है। सो इट नॉट फॉलो द रूल ऑफ मैथमेटिक्स, नॉट फॉलो द रूल ऑफ नंबर थ्योरी, नंबर थ्योरी, नंबर थ्योरी ऑफ मैथमेटिक्स। कैसे? क्या मतलब इसका? इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि यदि इनफाइनाइट में इनफाइनाइट का गुणा करते हो तो क्या आता है? इनफाइनाइट। इनफाइनाइट में इनफाइनाइट जोड़ते हो तो क्या आता है? इनफाइनाइट। तो लेकिन नंबर थ्योरी तो क्या कहती है कि दो नंबर को जोड़ोगे तो एक नया नंबर आता है। इसमें तो क्या है, ये तो सेम आ रहा है। दो नंबर का गुणा करोगे तो एक नया नंबर आता है। ये जो है नंबर थ्योरी की प्रॉपर्टीज होती हैं, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं हो रहा है। इनफाइनाइट जोड़ेंगे तो डबल इनफाइनाइट लिखने का कोई मतलब नहीं होता है। इसलिए ये आपको ध्यान रखना है कि इनफाइनाइट एक नंबर नहीं है। इनफाइनाइट एक सिंबल है जो रिप्रेजेंट करता है बहुत बड़े नंबर को। रिप्रेजेंट करना और होना अंतर है। जैसे मान लीजिए पाकिस्तान इंडिया के बीच झगड़ा हुआ, लड़ाई हुई, सैनिकों का शहीद हुए, कई सैनिक शहीद हो गए,
कई लोगों को साहस को ध्यान में रखते हुए, उनकी कुर्बानी को देखते हुए भारत सरकार उन्हें बड़े बड़े पुरस्कार देती है। तो उन पुरस्कार को लेने के लिए हो सकता है कि उस जो सैनिक है उसकी पत्नी जाए लेने पुरस्कार राष्ट्रपति भवन, या उसकी बिटिया जाए, या उसका लड़का जाए, मतलब जो भी जीवित होगा घर से वो जाएगा। जबकि लड़ा कौन है? वो सैनिक। तो वो व्यक्ति ने काम किया है, उसका रिप्रेजेंटेशन कर रहा है उसका घर का फैमिली मेंबर। तो इनफाइनाइट वैसा ही कुछ है सैनिक की तरह, लेकिन रिप्रेजेंट कर रहा कौन? सिंबल रिप्रेजेंट इनफाइनाइट। अब तो ये दो चीजें हैं। तो हम किसको कहेंगे? लाइन क्या कभी सिमिलर हो सकती हैं? लाइन कभी सिमिलर हो सकती हैं, दो लाइन? तो यहाँ पर दो बातें आपको ध्यान रखनी है कि इफ टू कर्व लाइन, if two curve line have same shape, then only they are similar, only then they are similar and congruent also, मान लीजिए मैंने कुछ ऐसा फिगर बना दिया, ये बन गया, ठीक है, ये है कर्व लाइन 1। अब इसी के जैसा एक और फिगर बना दिया मान लीजिए मैंने। अब मुझे उतना अच्छा तो नहीं बनेगा, लेकिन मैं कोशिश करता हूँ कि वैसे ही बन जाए। ये है कर्व लाइन 2। तो चूंकि ये लाइन है तो इसकी लेंथ तो कितनी होगी? इनफाइनाइट। तो लेंथ तो दोनों की इनफाइनाइट है, मतलब साइज तो दोनों की सेम है। इसकी भी इनफाइनाइट है लेंथ, और इसकी भी इनफाइनाइट है। तो साइज का तो कोई लफड़ा नहीं है, साइज तो सेम है क्योंकि लाइन है। अब शेप और सेम हो जाए, दिखाई दे रहा है कि शेप भी सेम है, साइज भी सेम है, और शेप भी सेम है। तो हम कहेंगे कि ये दोनों लाइन, कर्व लाइन 1 एंड कर्व लाइन 2 कैसे हैं? सिमिलर। और कैसे हैं आगे? कॉन्ग्रुएंट भी है, क्योंकि दोनों चीजें सेम हैं। यदि केवल शेप सेम हो, साइज सेम ना हो, तो क्या कहते हैं? कॉन्ग्रुएंट कहते हैं। लेकिन स्ट्रेट लाइन की क्या बात है? स्ट्रेट लाइन तो ऐसी होती है। दूसरी स्ट्रेट लाइन की बात करें, ये मान लीजिए स्ट्रेट लाइन 1 है, और ये मान लीजिए स्ट्रेट लाइन 2 है। ये स्ट्रेट लाइन 2। आपको दिखाई दे रहा है कि स्ट्रेट लाइन चाहे 1 हो, चाहे 2 हो, चाहे 3 हो, वो तो हर एक स्ट्रेट लाइन सीधी होती है। स्ट्रेट लाइन स्ट्रेट जैसे ही कहा, वैसे ही आपको पता चल गया कि उनका शेप कैसा है? सेम है। स्ट्रेट जैसे ही कहा, स्ट्रेट लाइन है ना, स्ट्रेट लाइन, जैसे ही स्ट्रेट कहा वैसे आपको पता चल गया कि शेप कैसा है? लीनियर है, एक जैसा है, चाहे कोई छोटी लाइन हो बड़ी लाइन, ठीक है। छोटी बड़ी कुछ होती नहीं लाइन में, क्योंकि लाइन का मतलब होता है लेंथ इनफाइनाइट है, इसलिए तीर का निशान लगा है। अब लाइन पहले से है, स्ट्रेट लाइन का मतलब क्या है कि साइज कितने हैं? इनफाइनाइट, मतलब साइज भी कैसी है? दोनों की सेम है। तो ये भी हमेशा कैसी होती हैं? हमेशा, ये हमेशा होता है। ये स्ट्रेट लाइन 1 सिमिलर टू स्ट्रेट लाइन 2, और स्ट्रेट लाइन 1 कॉन्ग्रुएंट टू स्ट्रेट लाइन 2। लेकिन ये जो कर्व लाइन है ये तभी कॉन्ग्रुएंट कहलाएंगी या सिमिलर कहलाएंगी जब उनका साइज और शेप सेम होगा। मान लीजिए थोड़ी देर के लिए आपको
मैंने एक कर्व लाइन ये बना दिए और दूसरी कर्व लाइन ये बना दी। कर्व लाइन तो है, दिखाई दे रही है। तो क्या ये सिमिलर हैं? इनका साइज तो इनफाइनाइट है, दोनों का साइज तो दोनों का इनफाइनाइट है। यहाँ पर साइज तो इसका भी इनफाइनाइट है और दूसरी का भी इनफाइनाइट है। पहली का भी इनफाइनाइट है, दूसरी का इनफाइनाइट। ये पहली हो गई, ये दूसरी हो गई। लेकिन शेप सेम सेम नहीं है ना, मैच नहीं कर रहा। इसका कुछ अलग है पहली का, दूसरी का कुछ अलग है। तो शेप सेम नहीं है, केवल साइज सेम है। तो ऐसी आकृति का कोई नाम नहीं होता। साइज सेम हो, शेप सेम ना हो, ऐसी आकृति का पूरी रेखा गणित में या यूं कहें कि अलजेब्रा में या प्रैक्टिकल ज्योमेट्री में कोई नेम गणित में नहीं होता है। ठीक है। लेकिन स्ट्रेट लाइन की बात करें तो स्ट्रेट लाइन ऐसी हो या फिर स्ट्रेट लाइन ऐसी हो, कैसी भी हो, स्ट्रेट लाइन 1, स्ट्रेट लाइन 2, कैसी भी हो, यदि आपको इसको उठा के इसकी खोपड़ी पर रखोगे तो कैसा बन जाएगी? इसी के ऊपर आ जाएगी ऐसी। इसको उठा के इसके ऊपर रखोगे तो कुछ इस तरीके से आ जाएगी। तो देख रहे हैं कि शेप कैसी है, शेप दोनों की कैसी है? शेप तो बिल्कुल सेम है, दोनों की है। और साइज भी कैसी है? वो भी सेम है, क्योंकि इनफाइनाइट है। इसलिए ये दोनों स्ट्रेट लाइन हमेशा कॉन्ग्रुएंट भी होती हैं और सिमिलर भी होती हैं। लेकिन कर्व्ड लाइन हो भी सकती हैं, नहीं भी हो सकती हैं, कुछ भी नहीं हो सकती हैं। कुछ समझ आया क्या बता रहे हैं? दो पॉइंट हमेशा थ्योरेटिकली कॉन्ग्रुएंट और सिमिलर होते हैं क्योंकि उनकी साइज और शेप एक जैसा होता है। लेकिन प्रैक्टिकली दो पॉइंट अलग अलग हो सकते हैं। अब बात आती है रे की। रे तो रे क्या चीज है? तो ये आपकी लाइन है, इसको मैंने क्या किया, पटरी से व कैंची से ऐसे काट दिया, कैंची से काट दिया, अलग कर दिया, तो इतना पार्ट बचा। तो ये जो दो पार्ट बने, ये दो पार्ट जो बने, इन दो पार्ट इनको क्या बोलते हैं? रे। रे की लेंथ कितनी होती है बताओगे? रे की लेंथ कितनी होती है? इनफाइनाइट। क्यों? इसलिए होती है कि इसका जो ये वाला पॉइंट है वो तो क्या फिक्स पॉइंट कहलाता है। वो क्या कहलाता है? फिक्स पॉइंट, क्योंकि वो फिक्स है। और ये जो पॉइंट होता है इसमें तीर का निशान लगा है। तो तीर का निशान लगा है का मतलब है इसको जितना मर्जी हो उतनी दूर तक ऐसे बढ़ा लो और तीर का निशान लगा लो, जितना मर्जी हो उतना बढ़ा लो। मतलब ये फिक्स है? नहीं है। ये फिक्स नहीं है का मतलब ये है कि एक पॉइंट फिक्स है, एक पॉइंट फिक्स नहीं है। इसका मतलब दो पॉइंटों की जो बीच की दूरी है, ये जो बीच की दूरी है फिक्स है, नहीं है, फिक्स नहीं है। कितनी है? इनफाइनाइट। मतलब ये पॉइंट कहाँ हो सकता है? इनफाइनाइट पर। तीर का निशान लगा है मतलब कहाँ है? इनफाइनाइट पर। चाहे वो लाइन में लगा हो, लाइन के ही तो दो टुकड़े करे हैं बीच से मिडिल पे कहीं से भी। तो लेंथ कितनी होती है रे की? इनफाइनाइट। अब बात आती है कि क्या दो रे कभी कॉन्ग्रुएंट हो सकती हैं या सिमिलर हो सकती हैं? दो रे, तो रे की बात चल रही है। तो रे आपकी कैसी होती है? ये रे है, दूसरी रे ये है। तो क्या ये सिमिलर हैं या नहीं है? तो आप देख रहे हैं, सिमिलर देखने के लिए क्या देखना पड़ता है? साइज एंड शेप, साइज एंड शेप। मान लीजिए ये फर्स्ट नंबर है, ये सेकंड नंबर है, तो यहाँ लिख देते हैं फर्स्ट, यहाँ पर सेकंड। तो साइज क्या है दोनों की? दोनों की साइज कितनी है? इनफाइनाइट। क्यों इनफाइनाइट? क्योंकि एक पॉइंट तो फिक्स है लेकिन दूसरा तो नहीं है फिक्स। तीर का निशान लगा है मतलब कहाँ है? इनफाइनाइट।
तो एक पॉइंट अपन ने 8 में है, दूसरा इनफाइनाइट पर है, तो लेंथ कितनी हो गई? इनफाइनाइट। तो साइज तो सेम हो गई। कह दो हमें तो दिखाई दे रहा कि अलग अलग है, दिखाने से नहीं होता। तीर का निशान का मतलब है इनफाइनाइट पर है। गणित में बहुत सारी चीजें दिखती नहीं है, ठीक है। शेप, शेप आपको समझ में आ रहा है, लाइन का टुकड़ा है तो एक जैसे ही है, ये सेम है, शेप सेम है और साइज भी सेम है। इसका मतलब क्या है कि टू रे आर ऑलवेज सिमिलर एंड कॉन्ग्रुएंट आल्सो। कॉन्ग्रुएंट, सिमिलर होने के लिए केवल शेप का सेम होना जरूरी है। सिमिलर होने के लिए शेप का सेम होना जरूरी है, लेकिन शेप का सेम होना जरूरी है, लेकिन कॉन्ग्रुएंट होने के लिए शेप का सेम होना भी जरूरी है और साथ साथ साइज भी सेम होना जरूरी है। अब और आगे मान लीजिए हमने पहले एक लाइन को देखा, है ना, उसके टुकड़ा कर दिया तो हमें रे मिली, फिर इसका और टुकड़ा कर दिया तो एक ये टुकड़ा मिला और एक ये टुकड़ा मिला। तो ये जो पोर्शन मिला, ये वाला पोर्शन, ये वाला, इसको बोलते हैं लाइन सेगमेंट। लाइन सेगमेंट। और ये जो पोर्शन मिलता है इसको बोलते हैं रे, क्योंकि इसमें एक पॉइंट क्या है, फिक्स है, और दूसरा क्या है, इनफाइनाइट। तो आपसे पूछा जा सकता है ऑब्जेक्टिव में कि एक रे के यदि दो टुकड़े करे जाएं तो क्या क्या मिलेगा। तो आपको जवाब होना चाहिए एक लाइन सेगमेंट मिलेगा और दूसरा रे मिलेगा। ये क्या चीज है, ये लाइन है। तो लाइन के टुकड़े करते हैं तो क्या मिलता है, दो रे मिलता है, दो रे मिलती हैं, एक ये रे मिलती है, दूसरी ये मिलती है, टू रे। लेकिन जब एक रे का टुकड़े करते हैं तो एक का आपका लाइन सेगमेंट मिलता है और एक रे मिलता है। अब लाइन सेगमेंट के बारे में बात करते हैं इन डिटेल में। तो यहाँ पर हेडर डालते हैं लाइन सेगमेंट, लाइन सेगमेंट। तो लाइन सेगमेंट को यदि मान लीजिए ये फर्स्ट लाइन सेगमेंट है, ये सेकंड लाइन सेगमेंट है, और इनकी साइज और इनका शेप के बारे में बात करते हैं। तो साइज आपके दिखाई दे रहा होगा कि सेम नहीं है। इनकी मेजरमेंट, मान लीजिए फर्स्ट है तो इसकी साइज का नाम रख देते हैं, कुछ क्या रख दिया जाए, कुछ भी रख दो, ML1, मेजरमेंट ऑफ लाइन सेगमेंट 1। इसका रख देते हैं ML2, मेजरमेंट ऑफ लाइन सेगमेंट 2। शेप, शेप तो दोनों की सेम है। शेप आप जानते हैं कैसे देखते हैं, सफल देखना है। यदि मेजरमेंट ऑफ लाइन L1, लाइन सेगमेंट L1 इक्वल है measurement of line 2, then only we can say that two line segments are क्या इक्वल हैं। यदि ये सेम हो जाएंगे दो चीजें, ये पहले से सेम है, तब भी दोनों लाइन सेगमेंट कैसे हो जाएंगे, कॉन्ग्रुएंट। कॉन्ग्रुएंट। यदि measurement of line 1, line segment 1 is not equal to measurement of line segment 2, then we cannot say
can't say, we can't say, these can't say that, these two line segment are congruent। तो फिर इनको क्या कहेंगे? कॉन्ग्रुएंट नहीं है क्योंकि उनकी साइड सेम नहीं है, बट हम कह सकते हैं, बट वी स्टिल एबल टू से दैट दी टू लाइन segments are टू लाइन सेगमेंट्स आर इक्वल नहीं है, शेप सेम है, तो उनको क्या कहेंगे? सिमिलर तो कह ही सकते हैं। क्या कह सकते हैं? सिमिलर तो कह ही सकते हैं, सिमिलर टू ईच अदर, सिमिलर टू ईच अदर। अभी तक यदि कहीं कोई बात समझ में ना आई हो तो पूछ सकते हो। अब यहाँ से आगे ये सब चीज़ें आपकी किताबों में ढूंढने से नहीं मिलती हैं, ना मुझे भी मिली हैं, पढ़ते पढ़ाते अनुभव से आती हैं। और आप लोग भी यदि इसको दोहराएंगे, पढ़ेंगे, देखेंगे तो ही आपको समझ में आएगा। आपने भी हाई स्कूल किया है, हाई स्कूल में क्या पढ़ा है, क्या पढ़ाया गया है आपकी स्कूल की ओर से, वो आप अच्छे से जानते हैं। ठीक है, कहीं कोई इसमें कोई बात पूछनी है? बोलिए। तो हम बात यहाँ से शुरू हुई थी क्वेश्चन नंबर 55 से। उसमें यदि मैं चाहता तो अब तक 55 खत्म हो जाता, लेकिन 55 में एक शब्द आया सिमिलर। उस सिमिलर का क्या मतलब है वो सब मैंने पॉइंट के लिए बताया और लाइन के लिए बताया और रे के लिए बताया और लाइन सेगमेंट के लिए बताया। अब लाइन सेगमेंट के बाद दो लाइन सेगमेंट मिलके या दो रे मिलके या एक लाइन एक रे मिलके क्या नए नए फिगर बन सकते हैं, उनके बारे में सोचना। तो यदि दो रे की बात करें, किसकी बात करें? रे की, एक सेकेंड, पता नहीं, चलो हम आपको वहां पर ले चलते हैं। क्या आप लोगों ने ये सब पढ़ा हुआ है जो बताया है अभी? यदि हम दो रे लेते हैं, टू रे, तो क्या चीज बनता है मालूम है? एक एंगल। क्या बनता है? एक एंगल। ये है रे 1, रे 1, ये है रे 2। दोनों का ये है इनिशियल पॉइंट और ये है टर्मिनल पॉइंट। रे में ये जो फिक्स पॉइंट होता है, ये जो फिक्स पॉइंट होता है, इसको क्या बोलते हैं? फिक्स पॉइंट भी बोल सकते हो और क्या बोलते सकते हो? टर्मिनल पॉइंट, टर्मिनल पॉइंट, फिक्स पॉइंट और टर्मिनल, ये एंड पॉइंट है। टर्मिनल नहीं बोलेंगे, टर्मिनल का मतलब होता है जहाँ टर्मिनेट होता है नहीं? तो ये फिक्स पॉइंट बोलेंगे, फिक्स, सॉरी। और ये आपका क्या कहलाता है? टर्मिनल, एंड पॉइंट। ये कहाँ होता है हमेशा? ये हमेशा इनफाइनाइट पर होता है, क्योंकि ये तीर का निशान लगा ना इसमें, ये जो पॉइंट, तो इसकी लंबाई कितनी होती है? इनफाइनाइट।